Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. किसी को कोई दिक्कत नहीं है कल जो पढ़ाया था उस पे? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो कल हम पढ़ रहे थे न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, आज उसी के साथ में कंटिन्यू करेंगे. With these improvements, there was an almost immediate increase in the amount of food production from each unit of land. अब जैसे धीरे धीरे इनकी टेक्नोलॉजी बेटर हो रही थी तो इनके यहाँ पर जो प्रोडक्शन था खाने का वो भी बढ़ता जा रहा था. फूड अवेलेबिलिटी डबल्ड, खाने की जो अवेलेबिलिटी थी वो डबल हो गई थी. The greater use of plants like peas, beans meant more vegetable proteins in the diet of average European and a better source of fodder for their animals. अब एक ज़्यादा यूज़ कर रहे थे ये प्लांट्स का जैसे कि पीस और बीन्स, तो इससे क्या इनकी वेजिटेबल प्रोटीन भी इनको मिल रहा था, एवरेज डाइट में ऐड हो रहा था वो यूरोपियन की, और अच्छा जो चारा है एनिमल्स के लिए वो भी इनको मिल पा रहा था. फॉर कल्टिवेटर्स इट मेंट बेटर अपॉर्चुनिटीज, और जो उगाने वाले थे उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देखी जा रही थी. दे कुड नाउ प्रोड्यूस मोर फूड फ्रॉम लेस लैंड, अब वो जो है ज्यादा खाना उगा पा रहे थे कम जमीन पर. The average size of peasants' farm shrank from 100 acres to 20 to 30 acres by 13th century. जो एवरेज साइज हुआ करता था किसान के खेत का वो अब 100 एकड़ से घट करके 20 से 30 एकर्स ही रह गया था, और ये कब हुआ था? 13th सेंचुरी के आते आते हुआ था. Holdings which were smaller could be more efficiently cultivated and reduce the amount of labor needed. This gave the peasant time for other activities. अब क्योंकि इनका साइज भी कम हो गया था और थोड़े ही साइज में इनको बहुत अच्छा इनकी प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, इसलिए क्या जो जितनी इनकी लेबर लगती थी वो कम हो गई थी, ठीक है, और पीजन यानी किसान के पास में दूसरी एक्टिविटीज के लिए भी टाइम रहता था. Some of these technological changes cost a lot of money. इससे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से कई सारे पैसे भी इनके लगे. Peasants did not have enough money to set up watermills and windmills. किसानों के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो वाटरमिल्स और विंडमिल्स लगा पाए. Therefore, the initiative was taken by the lords. इसीलिए किसने इसका जिम्मा उठाया? लॉर्ड्स ने उठाया. But peasants were able to take the initiative in many things. लेकिन जो किसान थे वो बाकी दूसरी चीजों में इनिशिएटिव ले पा रहे थे, सच एज एक्सटेंडिंग एरेबल लैंड, जैसे कि एरेबल लैंड को बढ़ाना, ठीक है. दे ऑल्सो स्विच टू द थ्री फील्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इन सेट अप स्मॉल फोर्जेस एंड स्मिथीज इन द विलेजेस. इन्होंने क्या कोशिश करी थी? इन्होंने एक तो थ्री फील्ड रोटेशन जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था वो शुरू कर दिया था, और इसके साथ ही एक ऐसा लैंड यानी कि उपजाऊ लैंड को इन्होंने बढ़ा दिया था, और जो छोटे छोटे एरियाज थे वो इन्होंने सेट करे थे. विलेजेस के अंदर इन्होंने स्मिथीज जो है वो ऐड करी थी. क्या होता है स्मिथीज, कोई बता सकता है? स्मिथीज यानी कि ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप जो है वो लगा दी थी इन्होंने गांव के अंदर, जहां पर आयरन से बने हुए प्लो तैयार किए जा रहे थे, हॉर्स शूज तैयार किए जा रहे थे, और आसानी से उनको रिपेयर भी कराया जा रहा था सस्ते में, चीपली. 11th century के आते आते, from the 11th century the personal bonds that had been the basis of feudalism were weakening. जो पर्सनल पकड़ थी, ठीक है, फ्यूडलिज्म पर, वो धीरे धीरे कमजोर करने लगी. बिकॉज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वर बिकमिंग मोर एंड मोर मनी बेस्ड, क्योंकि अब आर्थिक ट्रांजेक्शन्स जो है, पहले तो क्या सामान एक्सचेंज करते थे, अब वो मनी बेस्ड हो गए थे, यानी पैसे से आप सामान खरीद सकते हैं. लॉर्ड्स फाउंड इट
convenient to ask for rent in cash, not services, and cultivators were selling their crops for money. अब जो लॉर्ड्स थे वो क्या मांगते थे? पहले उनको क्या किराए के तौर पर जो भी उनके रह रहा होता था उससे वो काम करवाते थे। अब क्या मांग रहे थे वो? अब वो पैसे ले रहे थे, ठीक है, सर्विसेज नहीं मांग रहे थे। और कल्टीवेटर्स जो अपनी क्रॉप्स बेच करके पैसे ले देते थे और एक्सचेंज में उनको दे देते थे, ट्रेडर्स को, गुड्स वगैरह। हु वुड देन टेक सच गुड्स टू बी सोल्ड इन द टाउन? तब उन सामान को बेचेगा कौन टाउन के अंदर? कौन लेगा? कौन बेचना तो अलग है, इस तरह के एक्सचेंज कौन करेगा? The increasing use of money began to influence prices, which became higher in times of poor harvest. अब क्या हुआ? इस तरह का मनी जो है यूज होने लगा, प्राइसेस बढ़ने लगी, और फिर गरीबी जो है, एक जब खराब पैदावार हुई, अच्छे से हार्वेस्टिंग नहीं हुई, फसल नहीं उगी, तब प्राइसेस जो है और बढ़ गई। In England, for instance, agricultural prices doubled between 1270s and 1320s. इंग्लैंड के अंदर ही एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस डबल हो गई थी 1270 से 1320 के बीच में। किसी को कोई दिक्कत इस टॉपिक के अंदर तो पूछ सकते हैं आप लोग? No, ma'am. ओके, अब फोर्थ ऑर्डर आया था जिसमें नए No, टाउन ma'am. और टाउन के लोग जो हैं वो इंक्लूडेड थे। एक्सपेंशन हो रहा था इनके एग्रीकल्चर का, ठीक है। एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वाज अकम्पेन्ड बाय ग्रोथ इन 3 रिलेटेड एरियाज। अब एक्सपेंशन जो हो रहा था एग्रीकल्चर का वो उसके साथ साथ और किस चीज का हो रहा था? 3 एरियाज में बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ट्रेड बढ़ रहा था और टाउन भी बढ़ रहे थे। जब एग्रीकल्चर बढ़ने लगा तो ये 3 चीजें भी बढ़ने लगी। 42 मिलियन थे 1000 के अंदर, यूरोप की पॉपुलेशन जो है 62 मिलियन हो गई 1200 के अंदर, और 73 मिलियन हो गई 1300 के अंदर, ठीक है। ये इनके ईयर्स है, ठीक है। बेटर फूड मेड अ लॉन्गर लाइफ स्पेन। अब अच्छा खाना मिल रहा था तो उससे उम्र भी बढ़ रही थी लोगों की। 13 सेंचुरी के आते आते एवरेज यूरोपियन जो है वो करीबन 10 साल और जी रहा था। 8 सेंचुरी में जो नहीं जीता था उसमें 8 सेंचुरी में जीता था उससे 10 साल और ज्यादा जी रहा था। वुमेन एंड गर्ल्स हैड शॉर्टर लाइफ स्पेन। वुमेन और गर्ल्स की छोटी उम्र होती थी, मतलब कम उम्र, ज्यादा नहीं जीती थी कंपेयर टू मैन, बिकॉज द लेटर एट बेटर फूड। क्योंकि मैन जो है वो अच्छा खाना खाते थे और इनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, इसलिए इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती थी। टाउन जो थे रोमन एम्पायर के वो डिजर्टेड हो गए थे, यानी कि सुनसान वीरान हो गए थे, कुछ तो खत्म हो गए थे, ठीक है। जब वो खत्म हुआ था, रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, उसके बाद में 11th सेंचुरी के अंदर एग्रीकल्चर जो है इंक्रीज हुआ और एक सस्टेन हायर लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ी, टाउन जो है वो वापस से बढ़ने लगे, ठीक है। पीजेंट्स जिनके पास में सरप्लस ग्रेन था, यानी बहुत ज्यादा ग्रेन था, वो अब क्या कर रहे थे? टू सेल नीडेड अ प्लेस वेयर दे कुड सेट अप द सेलिंग सेंटर। अब जिनके पास में बहुत ज्यादा अनाज था उनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे उसको ये रख करके बेच सके। एक सेलिंग सेंटर चाहिए था, उनको सेटअप करना था, ठीक है, जहां पर ये खरीद सके टूल्स और क्लोथ्स और सामान भी बेच सके। इससे क्या हुआ? पीरियोडिक फेयर्स लगने लगे, यानी कि कुछ कुछ समय में वहां पर मेले लगने लगे, छोटे मार्केट सेंटर बनने लगे जो धीरे धीरे डेवलप हो गए टाउन में, ठीक है। और वो बन गया टाउन स्क्वायर, एक चर्च बना, रोड्स बनने लगे जहाँ पे मर्चेंट्स ने अपनी दुकानें लगा ली, घर बना लिए, और ऑफिस जो है वो भी बन गए जहाँ पर टाउन की मीटिंग होती थी। इस तरह की जगह जो है वो इम्प्रूव होने लगी, ठीक है। दूसरे टाउन जो है वो वहां पर बड़े बड़े कासल्स बनने लगे, बिशप एस्टेट्स बनने लगी और बड़े बड़े चर्चेस भी बनने लगे दूसरी जगहों पर। समझ में आया? कुछ सच इसमें डिफरेंट है नहीं, बस ये बताया जा रहा है कि मार्केट कैसे सेटअप हो रहा है। Yes, ma'am. आप सर्विसेज नहीं दे रहे थे ना, इंस्टेड ऑफ सर्विसेज पीपल पे टैक्स टू द लॉर्ड। अब क्या होता था? पहले तो लॉर्ड को सर्विस देते थे, काम करते थे उसके घर में, आप क्या कर रहे थे? वो उसके बजाय टैक्स पे कर रहे थे। हु ओन द लैंड ऑन विच द टाउन स्टूड। जिस जिस शहर में इन्होंने मतलब जिस टाउन बनाया था उसकी जमीन पर जो लोग रह रहे थे वो उनको टैक्स दे रहे थे, ठीक है। जैसे अपन सरकार को टैक्स देते हैं, हाउसिंग टैक्स, वैसे ही ये अब लॉर्ड को टैक्स देने लगे थे। टाउन्स ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ पेड वर्क एंड फ्रीडम फ्रॉम द लॉर्ड्स कंट्रोल। अब यहाँ पर क्या एक सही चीज हो रही थी कि लॉर्ड के कंट्रोल से बाहर जा रही थी चीजें,
उनको काम के पैसे देने होते थे और फ्रीडम भी देना था। फॉर यंग पीपल फ्रॉम पीजेंट फैमिली, जो यंग लोग होते थे पीजेंट किसान की फैमिली से, उनके लिए थी ये चीज। टाउन एयर मेक्स फ्री फॉर द पॉपुलर सेइंग। अब टाउन की हवा जो है वो क्या है, सबको फ्री कर रही है, ये वहां पर उस समय पॉपुलर सेइंग थी, पॉपुलर बात थी। मैनी सर्व्स क्रेविंग टू फ्री रैन अवे एंड हिड इन टाउन्स। कुछ सर्व जो थे वो भाग जाते थे, जिनको फ्री होना था वो भाग जाते थे और टाउन्स में छुप जाते थे। सर्व कुड स्टे फॉर 1 year and 1 day विदाउट हिज लॉर्ड डिस्कवरिंग हम। अब जो सर्व था वो 1 साल से 1 दिन तक फ्री रह सकता था अगर लॉर्ड उससे ना ढूंढे। ही वुड बिकम अ फ्री मैन। और अगर वो उसे ना ढूंढ पाए तो वो क्या बन जाता था, एक फ्री आदमी बन जाता था, यानी कि लॉर्ड का उस पर अब कोई कंट्रोल नहीं रहेगा किसी भी तरीके से, लीगल तौर पे वो फ्री हो जाएगा। Many people in towns were free peasants or escaped serfs who provided unskilled labor. कई सारे लोग जो थे इस तरह के टाउन्स के अंदर, वो क्या थे, फ्री किसान थे या सर्फ थे जो भागे हुए थे, और जो क्या अब काम प्रोवाइड करा रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, अनस्किल्ड यानी कि वो हुनरमंद नहीं थे। शॉपकीपर एंड मर्चेंट्स वर न्यूमरस। कई सारे शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स थे उस समय में। लेटर देयर वाज अ नीड फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स लाइक बैंकर्स एंड लॉयर्स। और बाद में जाकर के वहां पे इस तरह के लोगों की डिमांड बढ़ने लगी जिनको स्पेशल हुनर आता था, या तो वो बैंकर्स हो या लॉयर्स हो। द बिगर टाउन्स हैड पॉपुलेशंस ऑफ अबाउट 30,000। और जो बड़े टाउन्स वहां पर उस समय एस्टेब्लिश हो चुके थे उनकी पॉपुलेशन 30,000 हो गई थी। और ये कहना गलत है ये कि ये फोर्थ ऑर्डर था। समझ में आए? इस ऊपर के अभी जो 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं उनमें कोई दिक्कत आई हो किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई वर्ड समझ में नहीं आया हो। No, ma'am. ऋतिक No, समझ में? ma'am. तो बताएं फिर अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, मैंने क्या समझाया, कोई रफ आइडिया दे सके हो आप, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो बताएं, ट्राई करें। गलत भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। बताओ अभी टाउन और टाउन के बारे में क्या बताया मैंने, कैसे फ्री हो सकते थे ये लोग लॉर्ड से, ये बता दो। अरे ट्राई तो करो, डर क्यों रहे हो? मैम जो बिगर टाउन होते हैं ना, हम्म पॉपुलेशन ऑफ अबाउट दैट है, और मेड फोर्थ ऑर्डर, चौथे ऑर्डर पर बड़े टाउन होते हैं, मैंने उसकी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है हमने। अभी हमने पढ़ा कैसे वो सेटअप हो रहे थे, कैसे वहां पे पैसे का मनी फ्लो और शुरू हो गया था। चौथे ऑर्डर पे भी होता है। इस चीज को ही फोर्थ ऑर्डर कहा जा रहा है। दिस कुड बी सेड, यस मैम। कहा जा सकता है कि इससे शुरू हुआ था फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड, एटलीस्ट तुमने ट्राई किया। द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज द गिल्ड। अब बेसिक किसी भी आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस जो था वो था गिल्ड। ईच क्राफ्ट ऑफ इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ गिल्ड। हर क्राफ्ट और इंडस्ट्री जो है उसके लिए गिल्ड बनाया जा रहा था। एन एसोसिएशन विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब गिल्ड क्या होता है, एक तरह का एसोसिएशन होता है जिसमें चेक करते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, क्या उसकी प्राइस रखी जाएगी और क्या उसकी सेल की जाएगी। द गिल्ड हॉल वॉज अ फीचर ऑफ एवरी टाउन। हर टाउन के अंदर एक गिल्ड हॉल बना हुआ था। ये एक बिल्डिंग थी जहाँ पे कई सारे सेरेमोनियल फंक्शंस होते थे और कई बार यहाँ पे गिल्ड जो है वो गिल्ड्स बैठते थे और फॉर्मल वहां पर मीटिंग होती थी। गार्ड जो है पेट्रोल करते थे टाउन वॉल्स को, यानी कि उसकी टाउन की जो वॉल्स होती थी उस पर गार्ड्स लगाए हुए थे। म्यूजिशियंस जो है प्ले करते थे, गाने गाने बजाते थे जब दावतें होती थी, और या सिविक प्रोसेशन हो रहा है, या कीपर्स जो है वो रखते थे रिकॉर्ड कि कौन ट्रेवल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सब चीजें होती थी।
11th सेंचुरी के आते आते वहां पे नए रास्ते बनाए गए वेस्ट एशिया के साथ में, जहाँ पे जो हमने थीम 5 में पढ़ा है, डेवलप करा है, ठीक है। यानी वो व्यापार के लिए नए रास्ते इन्होंने खोज लिए थे। Scandinavian merchants were sailing south from the South Sea to exchange furs and hunting hawks for clothes. Scandinavian merchants जो है वो साउथ से आ रहे थे, सेल करके नॉर्थ सी में एक्सचेंज करने आ रहे थे, क्या फर और हंटिंग हॉक्स के कपड़े जो है वो करने आ रहे थे। ठीक है। स्कैंडिनेविया क्या है? स्कैंडिनेविया सब रीजन है नॉर्दर्न यूरोप का, जिसके अंदर डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जो है 3 किंगडम्स आते हैं, उसको इकट्ठा बोलते हैं स्कैंडिनेविया। और यहाँ पे स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स के बारे में बात की जा रही है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है और इसको याद भी अच्छे से रखना है कि ये स्कैंडिनेविया क्या होता है, ठीक है। आगे जाकर के ये कहीं पे भी आ सकती है चीज। मंडे को मैं पूछ लूंगी स्कैंडिनेविया के अंदर कौन कौन से किंगडम्स आते हैं, तो याद रहना चाहिए सबको, ठीक है। अब इन फ्रांस बाय 12th सेंचुरी कॉमर्स एंड क्राफ्ट बिगिन टू ग्रो। फ्रांस के अंदर 12th सेंचुरी के आते आते कॉमर्स भी बढ़ गया था और क्राफ्ट्स भी बढ़ गया था। अर्लियर क्राफ्ट्समैन यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम मैनर टू मैनर। पहले क्राफ्ट्समैन जो होते थे वो मैनर टू मैनर जाते थे, ट्रैवल करते थे। अब क्या उनको आसान रास्ता मिल गया था कि वो एक ही जगह पे बैठ करके अपना सामान बेच सके और एक ही जगह पे बैठ करके वो प्रोड्यूस भी कर सके और उससे ट्रेड भी कर सके खाने के लिए, ठीक है। टाउन मर्चेंट्स बिकेम रिच एंड पावरफुल। टाउन के मर्चेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा रिच हो गए थे, पावरफुल हो गए थे और राइवल्ड द पावर ऑफ द नोबिलिटी। और नोबिलिटी को लेकर के उनके बीच में राइवलरी भी शुरू हो गई थी, दुश्मनी भी शुरू हो गई थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अब है कैथेड्रल टाउन्स। One of the ways that rich merchants spend their money was by making donations to churches. अब एक तरीका जो था जिसमें रिच मर्चेंट्स पैसा अपना स्पेंड करते थे वो ये था, डोनेशन करते थे वो चर्चेस को। फ्रॉम द 12th सेंचुरी लार्ज चर्चेस कॉल्ड कैथेड्रल्स। 12th सेंचुरी से ही जो बड़े चर्चेस होते हैं उनको कैथेड्रल्स बोला जाता है, ठीक है। याद रखना है इसको, जो बड़े चर्चेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कैथेड्रल्स बोला जाता है। ये बनने लगे थे फ्रांस के अंदर, ठीक है, बड़े कैथेड्रल्स यानी बड़े चर्चेस बनने लगे थे, ठीक है। These belong to monasteries, ये belong करते थे monasteries को, but different group of people contributed to their construction with their own labor, material और money। लेकिन अलग अलग ग्रुप के लोग जो है इनको बनाने में अपना सहयोग दे रहे थे, वो भले ही मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो या मटेरियल दे रहे हो या फिर रुपए दे रहे हो। Cathedrals were built of stone। कैथेड्रल्स बनते थे बड़े स्टोन्स के एंड टुक मेनी इयर्स टू कंप्लीट, और कई साल लगते थे इनको बनने में। एज दे वर बिल्ट एज दे वर बीइंग बिल्ट, जब वो बनाए जाते थे, द एरिया अराउंड द कैथेड्रल्स बिकम मोर पॉपुलेटेड। जैसे जैसे बड़े कैथेड्रल का निर्माण शुरू होता था वैसे ही उनके आसपास के एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने लगती थी। एंड व्हेन दे वर कंप्लीटेड दे बिकम सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। और जब वो कंप्लीट हो जाते थे तो वो तीर्थ स्थल का सेंटर बन जाते थे। दस स्मॉल टाउन्स डेवलप्ड अराउंड देम, इसीलिए छोटे छोटे टाउन जो है उनके आसपास डेवलप होते थे। Cathedrals were designed so that the priest's voice could be heard clearly within the hall where large number of people gathered, and so that the singing by monks could sound beautiful and the chiming of bells calling people to prayer could be heard over a great distance। कैथेड्रल इस तरीके से डिजाइन किए जाते थे कि प्रीस्ट की आवाज पूरे हॉल में जो बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुंचे, या फिर जो मंक्स गा रहे हैं उनकी ब्यूटीफुल आवाज जो है या जो उनकी बेल्स बज रही है वो जो वो बुलाते थे लोगों को प्रेयर करने के लिए, तो वो भी अच्छे से सुनाई दी, काफी दूर तक सुनाई दी। स्टेन ग्लास वाज यूज्ड फॉर विंडोज। स्टेन ग्लास जो है वो यूज किए जाते थे, यानी कि डिजाइन वाले ग्लास जो है यूज किए जाते थे जिस पर पेंटिंग जैसे बनी हुई होती थी। अगर आपने देखा हो चर्च के अंदर तो उनकी जो विंडोज होती है वो कलरफुल होती है, उनके कांच जो होते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डे फॉर द सनलाइट वुड मेक देम रेडियंट फॉर पीपल इनसाइड द कैथेड्रल। अब ये क्यों रंग बिरंगे कांच यूज करते थे या उस पर ड्राइंग बना करके, मतलब पेंटिंग बना करके, डिजाइन बना करके क्यों लगाते थे?
मेन इसका उद्देश्य क्या था इनका, वो ये था कि जब दिन की रोशनी सूरज निकले तो अंदर जो लोग हैं उन पर अलग अलग अच्छी सी सूरज की रोशनी में उनको अच्छा सा दिखे, उनके ऊपर अच्छी चमक पड़े अलग अलग रंग की। और रात के समय में जब अंदर लाइट जले, आफ्टर द सनसेट द लाइट्स ऑफ द कैंडल्स वुड मेक देम विजिबल टू पीपल आउटसाइड, तो उनको बाहर के लोग जो है वो देख पाए, इसलिए ये खिड़कियों पर रंग बिरंगा वो लगता था। The stained glass windows narrated the stories in Bible through pictures which illustrate people could read. अब क्या था, ये बाइबल के अंदर जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, ये विंडो ग्लासेस के ऊपर इस तरह की स्टोरीज दिखाई जा रही थी पिक्चर बना करके, ठीक है, जो बाइबल के अंदर बताई गई थी। और उसमें ये था कि लोग बाग पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो इलिटरेट लोग थे वो भी इस पिक्चर को देख के समझ सकते थे कि क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या बना हुआ है। यहाँ पर एक कैथेड्रल की फोटो दी गई है, सेलिसबरी कैथेड्रल इंग्लैंड के अंदर है ये। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर आपके एक फोटो दी हुई है, स्टेन ग्लास विंडो है, चार्ट्रेस कैथेड्रल फ्रांस की 15th सेंचुरी की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे कांचों को, मतलब कांच पर रंग बिरंगे वो कलर किए गए हैं, और यहाँ पर कोई सीन जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। ये एबर्ट शुगर का है, जो एबी ऑफ सेंट डेनिस नियर पेरिस के अंदर है ये चीज, ठीक है, उसका सीन है। यहाँ पर ये इसलिए बनाए जाते थे जिससे जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनको भी ये देख करके, पिक्चर देख करके समझ में आ जाए कि क्या चीज चल रही है या क्या सीन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हर कोई उस समय एजुकेटेड नहीं था जैसे कि आज है, और इसीलिए इसका हेल्प लेकर के वो समझाना चाहते थे कि बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, कि क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? स्टूडेंट समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लेना रिलेटेड टू दिस चैप्टर। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स ऑन मंडे क्लास। Till then, have a nice day ahead and have a nice weekend ahead. God bless you all.